हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज। आज हम बात करेंगे सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में। तो जानेंगे सिंधु व उनकी सहायक नदियों की लोकेशन क्या है, सिंधु व उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थान क्या है, इन नदियों की लंबाई क्या है, ये नदियाँ अपने जल को कहाँ पे गिराती हैं, मीन्स एक नदी से दूसरे नदी में होते हुए अंततः इनका जल कैसे अरब सागर में गिरता है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्नों के रूप में। तो चलते हैं, इन्हें जानने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं जो कि उनसे संबंधित हैं। जैसे अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी क्षेत्र के जल को कौन सी नदियाँ बहा कर ले जाती हैं। इस प्रकार एक निश्चित वाहिकाओं या चैनल्स के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ही अपवाह तथा इन वाहिकाओं के जाल को या ग्रुप्स को या नेट को ही हम अपवाह तंत्र मीन्स ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब बात करेंगे नदियों के बारे में। क्योंकि भारत को नदियों का देश कहा जाता है तो स्वाभाविक ही भारत में अधिक नदियाँ होंगी और हैं भी, जो कि भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी निभा रही हैं। अगर हम बात करें भारत में नदियों की संख्या कितनी है, तो छोटी बड़ी सब मिलाकर 4000 से अधिक नदियाँ भारत में पाई जाती हैं। इनकी हम वर्गीकरण की बात करें तो भारत में नदियों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया जाता है। एक एक वे नदियाँ जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन्हें हिमालयन रिवर्स। एक वे नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भागों में पाई जाती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ मीन्स पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। ये पेनिनसुलर रिवर्स, अब इनको हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं अच्छे से लोकेशन यहाँ से। तो ये रहा आपका, इसके ऊपर के भाग की नदियों को हिमालयन रिवर कहते हैं। इन नदियों को हिमालयन रिवर कहते हैं। इस क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली नदियों को हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। और ये रहा आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। चूँकि यहाँ पे हमको केवल सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो सिंधु रिवर सिस्टम इस हिमालयी रिवर सिस्टम का एक भाग है। जो हिमालय रिवर सिस्टम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियों को सिंधु रिवर सिस्टम, ये। दूसरा गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों को गंगा रिवर सिस्टम, ये। तीसरा ब्रह्मपुत्र तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हमको केवल सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले 2-4 बातें जान लें। क्योंकि जो हिमालयन रिवर हैं, इन्हें सदानीरा के नाम से जाना जाता है। इन हिमालयंस की जो नदियाँ हैं, इन्हें सदानीरा कहा जाता है क्योंकि ये नदियाँ वर्ष भर जल का प्रवाह करती हैं। क्योंकि इनका वर्षा के साथ साथ हिमालय में पाए जाने वाले जो बर्फ़ हैं वो पिघलते हैं, जिससे इनको जल की आपूर्ति वर्ष भर हो जाता है और जिससे वर्ष भर जल का प्रवाह करते रहते हैं। जबकि ये प्रायद्वीपीय नदियों में ऐसा नहीं होता। वर्षा के जल केवल बह पाते हैं, जब तक वर्षा का जल रहता है तब तक वो जल का प्रवाह करती हैं, और जब वर्षा ऋतु चला जाता है तो ये सूख जाती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चलेंगे, सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो सिंधु की उत्पत्ति मानसरोवर झील के निकट स्थित सानोकवाब ग्लेशियर से होता है। यहाँ से निकलने के पश्चात ये सिंधु नदी ऐसे दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करता है तथा चिल्लास नामक स्थान से भारत से निकल करके ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। ये जो सिंधु नदी है, ये लद्दाख, ये रहा लद्दाख और ये रहा जास्कर, मीन्स लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से होकर गुजरती है सिंधु नदी। तथा सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है श्योक। ये रियो की पहाड़ी से निकलती है। निकलने के पश्चात ये काराकोरम
और लद्दाख रेंज के बीच से होकर के आगे बढ़ती है। ये रही। अब इस श्योक नदी की एक सहायक नदी है जो सियाचिन की पहाड़ी से निकलती है, वही सियाचिन जहाँ पे सन 1984 को 13 अप्रैल सन 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत किया था और विजय भी प्राप्त किया था। वहीं से एक सहायक नदी जो कि नुब्रा नामक नदी निकलती है और आकर श्योक में मिल जाती है। ये श्योक नदी में मिल जाती है और आगे इन दोनों का जल आगे बढ़ करके यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाता है। इस तरह सिंधु आगे यहाँ से आते आते अब चिल्लास नामक स्थान से बाहर, भारत से बाहर निकल जाती है। अब सिंधु की जो नदी का जल प्रवाह है ये आप देख रहे होंगे इस तरह, इस दिशा में। तो इसके दाएं तरफ में इसके ऊपर ये सब भाग, ये आप देख रहे होंगे, ये सब ये भाग दाएं तरफ में आएंगे। मीन्स जल प्रवाह के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं सिंधु में, उनकी बात करें तो उसमें से है गिलगिट नदी। दूसरा है काबुल की एक सहायक नदी स्वात जो आके काबुल में मिल जाती है, फिर यहाँ पे आके सिंधु मिल जाती है। कुर्रम नदी, ये आप देख रहे हैं कुर्रम, ये देख रहे हैं आप गोमल, ये सब सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अब हम आगे बात करें सिंधु की अन्य सहायक नदियों के बारे में, तो एक सिंधु की सहायक नदी में झेलम नदी है जो कि शेषनाग झील से निकलती है और ऐसे यहाँ से आते हुए आके बाद में ये चिनाब से मिल जाती है। झेलम की एक अन्य सहायक नदी की बात करें जो झेलम की है, उसका नाम किशन गंगा है। ये रहा किशन गंगा। फिर आगे हम बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी बरालचा नामक दर्रे से निकलती है और ये अन्य मीन्स छोटे छोटे दो नदियों के रूप में निकलती है। एक का नाम चंद्र, एक का नाम भागा है। ये दोनों आपस में मिल करके चिनाब नदी का निर्माण करती हैं और ये चिनाब नदी आप देख रहे होंगे, ये आगे ऐसे यहाँ से चली जाती है। फिर इसी में चिनाब नदी में एक नदी और आती है जिसका नाम है रावी, जो रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश से और आगे जाके यहाँ पे ये चिनाब में मिल जाती है। फिर अब एक दूसरी नदी की बात करें जो ब्यास नदी है, ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे जा कर के सतलज में मिल जाती है। ये रहा सतलज नदी जो कि राकसताल झील से निकलती है और आगे हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए आगे जाती है और यहाँ पे ये ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। तो ये आगे मिलने के बाद ये आगे सतलज नदी चली जाती है। तो इस जो कपूरथला पंजाब में जहाँ पे ये ब्यास नदी और सतलज नदी आपस में मिली हैं, इसी स्थान से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है जो कि 650 किलोमीटर लंबी है। मीन्स यहीं पे हरिके बैराज बनाया गया है। फिर आगे इन नदियों का जल मीन्स झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सभी का जल मिल करके यहाँ से फिर अंत में यहाँ पे मिठानकोट नामक स्थान पे आकर के सिंधु से मिल जाता है। जिस स्थान पर इन सभी नदियों का जल मिला था मीन्स इस स्थान पे, इस स्थान से इस स्थान तक जाने मीन्स इस स्थान पे सभी नदियों का जल मिल जाता है। तो यहीं पे इस नदी का नाम पंचनद बन जाता है। मीन्स यहीं पे ये पंचनद कहते हैं। यहाँ से फिर आगे चला जाता है, मिठानकोट में सब जल मिल जाता है सिंधु से। फिर यहाँ से मिलने के पश्चात ये कराची अरब सागर में जाके सब जल गिर जाता है। अब बात करेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में, सिंधु वाटर ट्रीटी के बारे में। हुआ क्या था कि 1 अप्रैल 1948 में भारत से नहरें जो पानी लेकर पाकिस्तान में जा रही थी उसको भारत ने बंद कर दिया। तो जब पाकिस्तान में जल समस्या हुआ तो पाकिस्तान इसका विरोध करने लगा और फाइनली खुद से आकर के भारत के साथ एक अंतरिम स्वीकृति के लिए तैयार हुआ। तो भारत ने उसके साथ 4 मई सन 1948 में एक स्वीकृति कर लिया, बट ये परमानेंट तो था नहीं। तो इसका भी डर था पाकिस्तान के मन में। तो उसके लिए ये इस समस्या को लेकर के 1952 में वर्ल्ड बैंक में रखा। जब वर्ल्ड बैंक में रखा तो वहाँ से आयूब खान जो कि एक वहाँ के पर्सन थे वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता कराया जिस समझौते के अनुसार भारत ये सिंधु तथा सिंधु की दो अन्य सहायक नदी आप देख रहे होंगे, सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदी झेलम और चिनाब का केवल 20% जल ही यूज कर सकता था, केवल 20%, जबकि पाकिस्तान इसका 80% जल यूज करता। जबकि हम सबको अन्य में बताया गया कि रावी और सतलज का 80% जल यूज कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान यहाँ पे केवल 20% जल यूज कर सकता है।
ये था सिंधु जल समझौता। अगर बात करें सिंधु की सहायक नदियों की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले झेलम की बात करें तो झेलम की लंबाई 212 किलोमीटर है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए वूलर झील में मिल जाती है। चिनाब की बात करें तो चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। रावी, जिसे परसवी कहा जाता था, उसकी बात करें तो यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है, जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है। इसी के निकट से ही ब्यास नदी भी निकलती है, ब्यास कुंड से। इसकी लंबाई की बात करें मीन्स रावी की, तो 725 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 5,957 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें सिंधु की सहायक नदियों की लंबाई कितनी है, तो सबसे पहले झेलम की बात करें तो झेलम की लंबाई 212 किलोमीटर है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए वूलर झील में मिल जाती है। चिनाब की बात करें तो चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 26,755 वर्ग किलोमीटर है। रावी, जिसे परसवी कहा जाता था, उसकी बात करें तो यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है, जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है। इसी के निकट से ही ब्यास नदी भी निकलती है, ब्यास कुंड से। इसकी लंबाई की बात करें मीन्स रावी की, तो 725 किलोमीटर है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 5,957 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें ब्यास की, जिसका नाम बिपाशा था। यह सतलुज की सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे ब्यास कुंड से होता है। कपूरथला के निकट हरिकी नामक स्थान पर यह सिंधु में मिल जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 25,900 वर्ग किलोमीटर है। अब सतलुज की बात करें, जिसे सतुत्री कहा जाता था, यह चिनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित है, राकसताल झील से निकलती है तथा सिपला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। स्पीति स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। भाखड़ा नगर बाद इसी नदी पर बनाया गया है। भारत में इसकी लंबाई 1050 वर्ग किलोमीटर मीन्स 1050 वर्ग किलोमीटर है तथा अपवाह क्षेत्र 28,090 वर्ग किलोमीटर है।